जबरदस्त कदकाठी और बात करने का गजब का हुनर। उसने पूरी दिल्ली को अपना दीवाना बना लिया था। सरकार तक फिदा थी उस पर और उसने इसी बात का फ़ायदा उठाकर प्रधानमंत्री नेहरू को भी ठग लिया। 1960 के दशक में अमेरिका से एक एनआरआई भारत लौटा। वह दिल्ली में एक से एक बढ़कर दावतें देने लगा। बड़े बड़े नेता, उद्योगपति और नौकरशाह उसकी महफिल की शान बनते। ऐसे ही एक नामी होटल में उसकी दावत चल रही थी। मेहमान मधुर संगीत और विदेशी शराब का लुत्फ़ ले रहे थे। एक सज्जन शराब की चुस्कियां लेते हुए मेज़बान के पास पहुंचे। उनसे पूछा, अरे साहब, अमेरिका में आपका जमा जमाया कारोबार था, परिवार था, भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर यहाँ क्यों धूल फांकने चले आए? मेज़बान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने दौलत और नाम तो बहुत कमा लिया, अब अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उस शख्स का नाम था जयंती धर्म तेजा। आंध्र प्रदेश का रहने वाला जयंती 6 फुट 4 इंच का कद, लुभाने वाली शख्सियत का मालिक। बोलता तो ऐसा लगता कि मानो फूल झड़ रहे हों। सामने वाले को शीशे में उतारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, फिर वह चाहे कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों न हो। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी पहुंच पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई तक की सरकार में थी। जयंती के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। जयंती पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, इसलिए अच्छा करियर बनाने के लिए वह आज़ादी के बाद ब्रिटेन चला गया। लेकिन ब्रिटेन का माहौल जयंती को कुछ रास नहीं आया, इसलिए वो अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद जयंती ने बायोकेमिस्ट्री के बजाय न्यूक्लियर फिजिक्स में करियर बनाने का फैसला किया और यहीं से उसकी तकदीर बदल गई। उसके सिर पर इटली के मशहूर भौतिक शास्त्री एनरिको फर्मी ने अपना हाथ रख दिया। फर्मी की मेहरबानी से जयंती जल्द ही मैग्नेटिक टेप बनाने वाली एक कंपनी मिस्टिक टेप का वाइस प्रेसिडेंट भी बन गया। उस वक्त मैग्नेटिक टेप की भारी डिमांड थी। कंपनी के साथ जयंती भी मालामाल हो गया। अमेरिका में रिसर्च लैब और शिपिंग से जुड़ा कारोबार किया और इससे भारी मुनाफा कमाया। जयंती ने इसी बीच एक अमेरिका महिला बेट्सी से शादी कर ली। बेट्सी एक यहूदी करोड़पति की वारिस थी। उनकी उम्र भी जयंती से कुछ साल ज़्यादा बड़ी थी। जयंती की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके मन में कुछ बड़ा करने की कसक थी। जयंती ने जब दिल्ली में शानदार पार्टियां देना शुरू कर दिया तो हर तरफ उसी की बात होने लगी कि अमेरिका से एक बेहद कामयाब एनआरआई अपने वतन वापस लौटा है, कुछ बड़ा करने के लिए। इस मेहनत का असर यह हुआ कि जयंती को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचने में कोई खास मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। नेहरू खुद हमेशा ऐसे शख्स का स्वागत करने को तैयार रहते जिसने अपने दम पर कुछ हासिल किया हो। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद जयंती ने कहा कि वह अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नेहरू ने 2 विकल्प दिए, या तो स्टील सेक्टर में कुछ करो या फिर शिपिंग में हाथ आजमाओ। जयंती ने शिपिंग सेक्टर में अपनी दक्षता बताई और कहा कि मैं देश के समुद्री बेड़े का कायाकल्प कर सकता हूं, बस सरकार मेरी शुरुआती मदद कर दे। जयंती ने नेहरू को अपना प्रपोजल दिखाया, जो उन्हें काफ़ी पसंद आया। नेहरू के साथ बात पक्की करके वह अपनी बेटी बेस्टी के साथ वापस यूरोप चल पड़ा। रास्ते में बेस्टी की तबीयत खराब हुई और एक दिन के भीतर ही उसकी मौत हो गई। इसके 1 महीने बाद जयंती ने रंजीत कौर से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद 1961 में जयंती और रंजीत भारत वापस आए अपने शिपिंग कारोबार को जमाने के लिए। लेकिन जब जयंती का प्रपोजल शिपिंग महानिदेशालय पहुंचा तो बात बिगड़ने लगी। कुछ नौकरशाहों ने कहा कि यह प्लान पूरा फर्जी है और इसमें निवेश करने का मतलब होगा पैसों की बर्बादी। लेकिन जयंती ने दलील दी कि वे लोग उनकी कामयाबी से जलते हैं, इसलिए देश की तकदीर बदलने वाली योजना के बीच में रोड़े अटका रहे हैं। बहरहाल यह मामला कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया। प्रधानमंत्री नेहरू पहले ही जयंती के प्लान पर मुग्ध थे। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, उसे कुछ पैसे दे दो। सरकारी मशीनरी ने नेहरू के कुछ का तर्जुमा करीब 20 करोड़ रुपये में किया। यह रकम जयंती को बतौर कर्ज दी गई। इतना पैसा आज भले ही ऊँट के मुंह में जीरा लगे, लेकिन 60 के दशक में यह बहुत बड़ी रकम थी। खैर, रकम के सहारे जयंती ने अपना कारोबार शुरू किया और जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन की नींव रखी। इस कंपनी ने जापान से कई सारे जहाज़ खरीदे और सिर्फ पहली किस्त का भुगतान किया। जयंती शिपिंग को जब भी पैसे जुटाने होते या नए जहाज़ खरीदने होते, वह पुराने जहाज़ों को गिरवी रख देता। इस तरह जयंती की कमाई बढ़ती रही और वह देश के नामचीन उद्योगपतियों में शुमार हो गया। उसकी ज़िंदगी और भी रंगीन हो गई। महंगी दावतों का सिलसिला बढ़ता गया। उसने कई देशों में विला खरीद लिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत और राष्ट्रीय प्रतीक माना जाने लगा। उसकी सफलता की मिसालें दी जाने लगी। जयंती की कामयाबी ने कई दोस्त बनाए तो कईयों को उसका आसमान छूना रास नहीं आया। नेहरू के विरोधियों ने जयंती के मामले को जोर शोर से उठाया। उनका आरोप था कि नेहरू के संरक्षण की वजह से जयंती ने बहुत ताकत हासिल कर ली है, जिसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन जयंती को विपक्ष की बातों से कोई सरोकार नहीं था।
उसने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए नेहरू के करीबियों को शीशे में उतारा, नौकरशाहों से भी बाकायदा जान पहचान बढ़ाई। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रहे बृजमोहन कौल को जापान में अपनी कंपनी का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। कौल प्रधानमंत्री नेहरू के रिश्तेदार थे। अब सरकार के भीतर से जयंती के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ खामोश हो गई। लेकिन 1964 में नेहरू की मौत के बाद जयंती के विरोधी फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने कुछ सबूत जुटाए और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से शिकायत की। शास्त्री जी को भी दाल में कुछ काला लगा। उन्होंने जयंती को अपने दफ्तर बुलाया। आत्मविश्वास से लबरेज जयंती अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, लेकिन शास्त्री जी का पहला वाक्य ही उसके गाल पर तमाचे जैसा था। शास्त्री जी ने कहा, अपॉइंटमेंट आपके लिए था, आपकी पत्नी के लिए नहीं। लेकिन वह इस मामले में कुछ कर पाते इससे पहले ही उनका देहांत हो गया। लेकिन जयंती का खेल ज़्यादा दिन तक चला नहीं। एक दिन उसका बनाया रेत महल ढह गया, वह भी जोरदार धमाके के साथ। जयंती के जापान वाले सप्लाई को बकाया किस्तें मिलने बंद हो गईं। उसने जहाज़ों की बिक्री रोक दी और भारतीय जांच एजेंसियों को जयंती की धोखाधड़ी के सबूत भी उपलब्ध करा दिए। जिन लोगों के पास जयंती ने जहाज़ गिरवी रखकर पैसे लिए थे, उन्होंने भी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जयंती शिपिंग के कर्मचारी भी शिकायत करने लगे कि उन्हें कई महीने से वेतन नहीं मिला है। जब पूरे मामले की तफ्तीश हुई तो जयंती की पोल खुल गई। असल में उसका साम्राज्य एक मृग तृष्णा था। उसके सारे प्लान, सारे ब्लूप्रिंट फर्जी थे। जयंती ने भारत सरकार को तो चूना लगाया ही, साथ ही साथ जापानी शिपयार्ड कंपनी को भी बर्बाद कर दिया। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था कि वह जयंती को दिए पूरे कर्ज को वसूल सके। 1966 में जयंती के खिलाफ वारंट निकला। उस वक्त वह भारत छोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे जल्द ही जमानत भी मिल गई, लेकिन वह जमानत की शर्तों को तोड़कर कोस्टा रिका भाग गया। कोस्टा रिका में निवेश के बदले नागरिकता देने का चलन था। वहाँ के राष्ट्रपति से उसकी जान पहचान भी थी। यही वजह थी कि कोस्टा रिका ने उसे और उसकी पत्नी को राजनीतिक शरण देकर बचाने की हर संभव कोशिश की। लेकिन जयंती को आखिर में इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भारत प्रत्यार्पित कर दिया। उसे अक्टूबर 1972 में सरकारी पैसों का घोटाला करने के जुर्म में 3 साल की सज़ा सुनाई गई। 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उसे 3 साल की और सज़ा काटनी पड़ती, लेकिन न तो उसने जुर्माना भरा और न ही अतिरिक्त सज़ा काटी। वह अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके 1975 में जेल से बाहर आ गया। नियमों के मुताबिक 2 साल या इससे अधिक की कैद होने पर सज़ा याफ्ता को अगले 5 साल तक पासपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन सज़ा पूरी करने के 2 साल बाद ही जयंती विदेश चला गया। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। वह इमरजेंसी के बाद का दौर था। जनता पार्टी की सरकार ने कुछ मुकदमों की वजह से इंदिरा गांधी के विदेश जाने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन जयंती जैसा मुजरिम बड़ी आसानी से विदेश चला गया। जयंती के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी का कहना था, उसने सरकार से जितना लिया उससे अधिक दिया, इसलिए वह कहीं भी आने जाने के लिए आज़ाद है। कांग्रेस का आरोप था कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वी शंकर और जयंती के बीच साठगांठ है। उसी का फ़ायदा उठाकर वह जेल से जल्दी बाहर आया और विदेश भी निकल गया। मोरारजी के बाद जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने उस अमेरिकी विमानन कंपनी पर केस कर दिया, जिससे 1977 में जयंती देश से बाहर गया था। अमेरिकी कंपनी ने दलील दी कि उसने ऐसा एयर इंडिया की मंजूरी के बाद किया था। 1981 में सरकार ने संसद में बताया कि जयंती पर कुल तकरीबन 9 करोड़ रुपए का बकाया है। इन पैसों की वसूली होनी मुमकिन नहीं थी, लिहाजा जयंती शिपिंग कॉरपोरेशन का सरकारीकरण हो गया। जेल से छूटने के बाद जयंती ने अपना कारोबार फिर से जमाने की सोची, लेकिन उसका दामन इतना दागदार हो चुका था कि कोई भी उसके सिर पर हाथ रखने को तैयार नहीं था। 1981 में उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की, लेकिन विपक्ष जयंती को लेकर इतना हमलावर था कि इंदिरा ने उसकी कोई भी मदद करने से परहेज किया। आखिर में 25 दिसंबर 1985 को 63 साल की उम्र में जयंती की मौत हो गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस वक्त बताया कि जयंती पर करीब 13.5 करोड़ रुपए की रकम का बकाया है। यह रकम उस शख्स पर बकाया थी जिसकी जेब में कभी केंद्रीय मंत्री और नौकरशाह तक हुआ करते थे।